हेलो एस्पिरेंट्स, यूपीएससी ऑप्शनल स्टडी आईक्यू चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह और एंथ्रोपोलॉजी के आज इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर में वी आर गोइंग टू बेसिकली डिस्कस कि बायोलॉजिकल और कल्चरल इवोल्यूशन क्या है और इसके अंदर में क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। नाउ नो मैटर कि आप एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई शुरू कर चुके हो या नहीं शुरू किए हो, किसी भी स्टेज पे हो, यू मस्ट हैव डेफिनेटली हर्ड अबाउट द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। लगभग सभी को बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का कंसेप्ट पता है। डार्विन के कंट्रीब्यूशन को ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। सो डार्विन जहां पर बायोलॉजिकल, या फिर अल्फ्रेड वेलेस का भी आप वहां पर नाम लोगे, जहां पर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं, वहीं पे देर आर अदर स्कॉलर्स इन एंथ्रोपोलॉजी ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड, ऑलमोस्ट द सेम टाइम पीरियड, लाइक E.B. टाइलर, जेम्स फ्रेजर, L.H. मॉर्गन, हेनरी मेन, मैक्लेनन, बेकोफिन, बेस्टियन, ये सारे स्कॉलर्स सोशियो कल्चरल इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। एक डिबेट, एक कंट्रोवर्सी यहां पर कभी कभी अराइज करती है कि इज दिस इवोल्यूशनिस्ट आइडिया दैट वाज प्रिवलेंट इन द 19th सेंचुरी इन सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, was it influenced by the biological evolutionism and the likes of the works produced by scholars like Darwin and Wallace, या फिर ये एक इंडिपेंडेंट ग्रोथ यहाँ पर रही है। तो इस डिबेट को भी यहाँ पर हम एड्रेस करते हैं, समझने, इस डिबेट को सॉल्व करने का और ये जो आर्गुमेंट है इसको समझने का सबसे जो सटीक तरीका हो सकता है वो है टाइम पीरियड का। अगर हम डार्विन के वर्क को देखें तो डार्विन ने जो अपना एक मॉन्यूमेंटल वर्क है जहाँ पर उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन और अपने इवोल्यूशनरी आइडिया की पूरी की पूरी डिटेल्स हमारे सामने रखी है, वो कब प्रोड्यूस हुआ? 1859 के ईयर में पब्लिश होता है, ठीक है। एक वीडियो हमने बनाया हुआ है स्टडी आईक्यू आईएएस के चैनल पे, जो मेन चैनल है हमारा, वहाँ पर एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर टाइटल होगा वॉज डार्विन अ फ्रॉड, ठीक है। क्योंकि कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी डार्विन के साथ में जुड़ी हुई, डार्विन के नाम के साथ में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, डार्विन फिंचेस के बारे में आप सुनते हो, एडिप्टिव रेडिएशन के बारे में सुनते हो, तो जो एक बीक के शेप और साइज में जो एडेप्टिव चेंजेस आए ड्यू टू डिफरेंट जियोग्राफिकल नीशेस एंड द डाइटरी चॉइसेस एंड द पैटर्न्स, इसका जो आइडिया है बेसिकली कहीं ना कहीं एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, आई थिंक जॉन रे, आई एम नॉट श्योर, सरनेम तो रे ही था मेरे ख्याल से, शुरुआत तो फर्स्ट नेम आई थिंक जॉन रे रहा होगा, तो कहीं उनसे तो इन्फ्लुएंस नहीं था, ये एक आइडेंटिफाई पहले उन्होंने किया था। देन एक कोरस्पॉन्डेंस लंबा चौड़ा डार्विन और वेलेस के बीच में आपको देखने को मिलता है। इवन जब पेपर डार्विन का प्रेजेंट किया गया 1859 में लीनियन सोसाइटी में, तो वहां पर भी प्रेसिडेंस डार्विन को दी गई। एक एलीट फैमिली, एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। वेलेस का कोई ऐसा बहुत बैकग्राउंड नहीं था और उनकी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा एक महत्वाकांक्षा भी नहीं थी, है ना। अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, कुछ काम के अंदर में ही पूरी तरीके से लगे हुए होते हैं और कुछ क्रेडिट को लेने वाले भी होते हैं। तो सच्चाई क्या थी वो तो इतिहास जानता है, वो तो डार्विन जाने, वो तो वेलेस जाने, ठीक है। पर ये जो एक्सचेंजेस हैं इन दोनों के बीच में, यहाँ पर भी एक कंट्रोवर्सी आती है कि क्या वेलेस का आइडिया, यहाँ पर वेलेस ने पहले इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और डार्विन उनके आइडिया से इंस्पायर होकर के अपने वर्क को प्रोड्यूस कर रहे। और जब पेपर दोनों ने साथ में प्रोड्यूस किया था, सेम डे सेम जगह पर, लेकिन नाम कहीं भी वेलेस का आपको नहीं सुनाई था। कभी भी आप इवोल्यूशनिज्म की बात करोगे, बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन की, तो दोनों जगह पर वर्क हमेशा आपको डार्विन का नाम सुनने को देखने को मिलेगा। तो 1859 में वर्क प्रोड्यूस होता है, पर आते हुए आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो डार्विन का वॉयज है और जो उनका अर्ली पब्लिकेशन है बेस्ड अपॉन द वॉयज, जो उनके ऑब्जर्वेशन रहे, ये 1830 से आपको आते हुए देखने को मिलता है। इवन डार्विन का जो बाद का वर्क है वो भी 50s के 60s के बाद आता है, डिसेंट ऑफ मैन। तो टाइम पीरियड जो डार्विन के वर्क का रहा है वो मिड 1830 से लेकर के आप कह सकते हो मिड 1870s तक इनके मेजर वर्क आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, पब्लिकेशन देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ शोध पत्र हैं, किताबें हैं, सारी चीज़ें। और जो उनका एक मॉन्यूमेंटल वर्क हमने बात किया 1859 का है। तो ये टाइमलाइन तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये टाइमलाइन तो आपको क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है कि जो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इनका वर्क कब आया?
तो सबसे शुरुआती बात जहाँ पर इवोल्यूशनिज्म की गई है, आप एक चीज़ को समझो, क्योंकि इस वीडियो को बेसिकली अगर आप टाइटल को देखो तो इट इज़ हाउ द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन डिफर्स फ्रॉम द सोशियो कल्चरल इवोल्यूशन। सो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मैन के अंदर में जो फिजिकल या एनाटॉमिकल चेंजेस या प्रोग्रेशन हो रहा है ना, उसकी बात करता है, जबकि सोशियो कल्चरल इवोल्यूशन जो ह्यूमन की सोसाइटी में और जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में चेंजेस हो रहा है, इसकी बात करता है। तो आइडिया दोनों का एक ही है। वो आइडिया क्या है? प्रोग्रेशन का। और दोनों लगभग एक सिमिलर आइडिया की बात करते हैं कि ये जो डायरेक्शन होगी ये यूनि डायरेक्शनल है। यूनि डायरेक्शनल से मतलब क्या है? जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है वो तो अलग अलग दिशाओं में ब्रांचिंग हो सकती है, इवोल्यूशन हो सकता है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी वहां पर पॉसिबल नहीं है। डोलो का रूल वहां पर आ जाता है, डोलो रूल्स ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। सिमिलरली ये जो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट थे जिनको यूनिलिनियर इवोल्यूशनिस्ट कहा गया, इन्होंने भी कहा कि डायरेक्शन सिंगल है। और ईबी टाइलर जो कि सबसे फेमस नाम है सोशियो कल्चरल इवोल्यूशनिज्म के साथ जुड़े हुए, उन्होंने ये कहा कि भाई कल्चर का कभी डीजनरेशन नहीं होता है। हुआ क्या है? सिर्फ प्रोग्रेशन हुआ है। चेंजेस जो है वो तो हुए हैं, लेकिन ये चेंजेस कैसे हैं? प्रोग्रेसिव चेंजेस है, डीजनरेशन नहीं हुआ है। डीजनरेशन यहां पर नहीं आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर भी सिमिलैरिटी आपको देखने को मिली। अब हम अगर वर्क और पब्लिकेशन की बात करें तो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का जो वर्क है, टाइलर की हमने बात की, सबसे प्रोमिनेंट नाम है। 1861 में इनका वर्क एनाहुएक आता है, ठीक है ना? इंग्लिश में ट्रांसलेट आप करोगे द मैक्सिको द मैक्सिकन, ये नाम है इस किताब का। इस वर्क के अंदर में टाइलर सर्वाइवल के कंसेप्ट की बात करते हैं। अब सर्वाइवल का जो यूज़ है, ये जो कंसेप्ट है, ये पहले भी एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर में था। डार्विन के प्रेडिसेसर जो थे, जैसे हेनरी मेन हो गए, मैक्लेनन हो गए, इनके द्वारा भी यूज़ किया गया था। टाइलर ने भी इसको अपने अंदाज में यूज़ किया, और ये मैक्सिकन सोसाइटी का बताते हैं कि किस तरीके से मैक्सिकन सोसाइटी के अंदर में उनको ये कल्चरल इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन, ट्रेड्स, सारी चीज़ें कैसे इवॉल्व कर रही हैं, चेंजेस किस प्रकार से हैं। ऑलराइट, तो दोनों यहाँ पर इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और टाइम पीरियड भी दोनों का सेम है। सो इफ सम वर्क इज प्रोड्यूस इन द ईयर 1861, इट इज़ वेरी प्रोबेबल एंड लाइकलीहुड कि ये जो वर्क है इसके ऊपर काम एटलीस्ट 4-5 साल पहले से तो हो ही रहा होगा। चलो कुछ नहीं तो 2-3 साल पहले से तो हो ही रहा होगा। आप इवन अगर 20th सेंचुरी के वर्क को देखोगे, जैसे WHR रिवर्स ने 1904 में आकर के टोडास के बीच में काम किया, लेकिन जो मोनोग्राफ है वो कब पब्लिश होती है? 1906 में होती है। ऑलराइट, आप मेलिनोस्की का नाम सुनते हैं, उनका फील्ड वर्क बहुत फेमस है, ट्रोबियन आइलैंडर्स के बीच में। वर्क कब करते हैं वो? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में करते हैं। बुक पब्लिश कब होती है? 1922 में होती है, आर्गुमेंट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। सो ऐसा नहीं कि आपने काम किया, आज की तरह ये मशीनरी नहीं है। आज भी आपको अगर कोई किताब पब्लिश करनी है और आपके पास अच्छी खासी टीम है, बड़े एडिटोरियल पैनल है, बड़ा पब्लिकेशन हाउस है, फिर भी समय चाहिए। 6-8 महीने का समय लगता है वहाँ पर, अगर अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट आपको वहाँ पर निकालना है। अगर इधर उधर छापना नहीं है, रिसर्च करनी होगी, टीम को बैठाना होगा, एडिटिंग करनी होगी, एरर्स को आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। तो एक अच्छे प्रकाशन में एक बड़ा पब्लिकेशन हाउस भी अगर लगे तो 6-8 महीने उस प्रोडक्ट को निकलने में लगते हैं। छोटे मोटे जो लोकल पब्लिकेशन हाउसेस होते हैं, वहाँ पर एक अच्छा प्रोडक्ट निकलने में कभी कभी साल भर लगे, 1 साल 1.5 साल लग जाते हैं। तो इंसान काम करता है, पहले तो ऑथर काम करेगा और उसके बाद वो एक ड्यू प्रोसेस होगी पब्लिकेशन की। सो यहाँ पर आप सोचिए कि इतने शुरुआती समय में 19वीं शताब्दी के अंदर में इतने बड़े जो अलग अलग वॉल्यूम्स में काम आए, ये कोई 4 महीने 6 महीने की खेल नहीं है। सो अगर 1861 में पब्लिश कर रहे हैं ईबी टाइलर अपने वर्क को, तो एटलीस्ट ये 1850s में इसके ऊपर काम शुरू होगा और आइडिया न जाने कब उसके आया होगा, ठीक है। सो अगर हम टाइमलाइन के बेसिस पे देखें तो इट इज़ नॉट वेरी प्रोबेबल कि ये जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिस्ट थे उनसे इंस्पायर होकर के ही सोशियो कल्चरल इवोल्यूशनिस्ट ने अपना काम किया हुआ। बट वी कैन नेवर अराइव एट द कंक्लूसिव स्टेटमेंट। कुछ चीज़ें इतिहास के घर में रह जाती हैं, डाउटफुल एरिया में रह जाती हैं, ये भी ऐसी चीज़ों में से है। तो आपने इस डिबेट को समझा और सिमिलैरिटीज़ को समझा। दोनों इरिवर्सिबिलिटी की एक तरीके से बात कर रहे हैं, दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है, दोनों कल्चरल प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जो मूवमेंट उसकी कर रहे हैं। मेजर डिफरेंस क्या देखने को मिला? फिजिकल एनाटॉमिकल प्रोग्रेशन और जो आपका इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेशन है, ये दोनों एक मेजर डिफरेंस दिखाते हैं। अब रिलेशन क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। जब एंथ्रोपोलॉजी इवोल्यूशन को पढ़ता है तो सोशियो कल्चरल के अंदर में आप कल्चरल इवोल्यूशन को पढ़ रहे हो।
लेकिन जब आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हो तो वहाँ पर आप बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को भी पढ़ते हो। तो इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी को एक होलिस्टिक साइंस कहा गया है ना। हम हर एक पार्ट के ऊपर, हर एक डायमेंशन के ऊपर फोकस करते हैं, आइसोलेशन में नहीं पढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि भाई जो कल्चरल इवोल्यूशन है, जो कल्चरल चेंजेस आए हैं सोसाइटी के अंदर में, वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम कई बार इवोल्यूशन को बायोलॉजिकल या सोशियो कल्चरल ना कह के बायो कल्चरल इवोल्यूशन का टर्म हम वहाँ पर कॉइन करते हैं। एक टर्म कॉइन किया जाता है जिसको हम कहते हैं बायो कल्चरल इवोल्यूशन। बायो कल्चरल इवोल्यूशन उस फिनोमेना को सामने रख रहा है जहाँ पर बायोलॉजिकल यानी कि फिजिकल जो चेंजेस हैं वो आपके कल्चरल चेंजेस के अंदर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो कल्चरल चेंजेस हैं वो एक तरीके से आपके फिजिकल चेंजेस यानी बायोलॉजिकल चेंजेस के अंदर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना हुआ, एक रिलेशन वहाँ पर बना हुआ है। इसका एग्जाम्पल आप देखिए कि ह्यूमन के जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे, जो अर्ली होमिनिड्स थे, दे वर क्वाड्रुपेडल इन नेचर। इवन आज भी आप देखोगे जो प्राइमेट ग्रुप के अंदर में जो एप्स हैं, खासकर ग्रेट एप्स को आप देखोगे तो दे आर मोस्टली क्वाड्रुपेडल इन नेचर। पाम वॉकिंग है, फिस्ट वॉकिंग है, नकल वॉकिंग है। कैसे है? क्वाड्रुपेडल लोकोमोशन है, 4 पैरों पे चलते हैं। ह्यूमंस ऑन द अदर हैंड 2 पैरों पे चलते हैं। तो हमारी बॉडी में कई सारे फिजिकल चेंजेस आए, एनाटॉमिकल चेंजेस आए, जिसने हमारे बाइपेडल लोकोमोशन को सपोर्ट किया। एक आध वीडियो शायद हम इसके ऊपर बना भी चुके हैं कि इरेक्ट पोस्चर बाइपेडल लोकोमोशन के लिए क्या क्या चेंजेस जरूरी थे। नाउ जब हम 2 पैरों पे खड़े हुए तो हमारे दोनों हाथ क्या हो गए? फ्री हो गए। जब आपके दोनों हाथ फ्री हो गए तो आपने कई सारे कल्चरल डेवलपमेंट किए। फॉर एग्जाम्पल, स्टोन टूल को इंसान ने बनाया, और साथ ही साथ फायर की भी डिस्कवरी होती है, कंट्रोल्ड फायर का यूज़ करना इंसान सीखा। तो अब स्टोन टूल के थ्रू जब वो हंटिंग और गैदरिंग कर रहा है, हंटिंग कर रहा है बेसिकली, और जो फूड है उसको फायर से कुक करके खा रहा है, तो अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट वाज एक्सर्टेड ऑन द जॉ एंड द फेशियल रीजन, ये थोड़ा सा कम होता गया, धीमे धीमे ग्रेजुअली कम होता गया। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको देखने को मिलेगा कि जो जॉ और फेशियल रीजन के अंदर में चेंजेस हैं वो बड़े तेजी से एक्यूमुलेट होते गए, और एक श्रिंकेज आपको देखने को मिल रही है। अगर हम हमारे एंसेस्ट्रल स्पेसिमेन को या फिर इवन प्रेजेंट डे जो ग्रेटर एप से उनसे अगर हम कंपेयर करें तो जो फेशियल प्रोपोर्शन है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा डिमिनिश होता हुआ आपको देखने को मिला, रिडक्शन आपको देखने को मिल रहा है फेशियल प्रोफाइल के अंदर। अगर आप कंपेयर करते हो कैनाइंस और बाकी दांतों को, जो हमारे एंसेस्ट्रल स्पेसिमेंस हैं या फिर इवन प्रेजेंट डे जो ग्रेट एप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा है, कैनाइंस काफ़ी बड़े हैं, और कई बार डायस्टेमा भी देखने को मिलता है ग्रेट एप्स के बीच में। हमारे एंसेस्टर्स में भी कई बार काफ़ी डेवलप कैनाइंस आपको देखने को मिल रहे हैं। हमारे बीच में वो केस नहीं है, मॉडरेटली स्मॉलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। सिमिलरली प्रोग्नेथिज्म हुआ करता था, प्रोजेक्शन फेस का बाहर की तरफ, वो प्रोग्नेथिज्म गायब हो चुका है ना। थर्डली, जो कई सारे जॉ अब मैसिव है हमारे एंसेस्ट्रल स्पेसिमेन में और ग्रेट एप्स में, हमारे बीच में रिडक्शन हुआ। तो जॉ में रिडक्शन हुआ तो जॉ को जो सपोर्ट करने वाले कई मसल्स हैं उनके अंदर में भी चेंजेस आए। तो आप मासीटर और टेम्पोरलिस जो प्राइमरी मसल्स के तौर पर आप देखते हो, और कई सारी जो मसल अटैचमेंट साइट्स भी इवन आपकी हैं, जैसे आप सजाइटल क्रेस्ट को देखोगे, ठीक है ना, न्यूकल क्रेस्ट को आप देखोगे, इनका डिसअपियरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो मस्कुलेचर और मसल अटैचमेंट साइट दोनों वहाँ पर रिड्यूस या डिसअपियर होते हुए आपको देखने को मिली। So how the physical changes have contributed to the cultural change and how the cultural changes have in turn contributed to the physical changes, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट ब्यूटी है जो कि सिर्फ एंथ्रो में ही समझ में आती है। लाइफ साइंसेज एक्सप्लोर करेगा बायोलॉजिकल चेंजेस को, और कुछ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ेंगे, सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशन को वो भी पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी भी पढ़ेगा, बाकी सब्जेक्ट भी कुछ है ह्यूमैनिटीज़ को पढ़ते हैं, इन चीज़ों की बात करते हैं, मैरिज फैमिली किनशिप की बात हो रही है। पर इन दोनों के बीच का जो लिंक है उसको एक्सप्लोर करने का जो एक खूबसूरत तरीका है, ये आपको एंथ्रोपोलॉजी में झलक आता है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ होलिस्टिक साइंस, है ना। सब्जेक्टिविटी भी है, ऑब्जेक्टिविटी भी है। सब्जेक्टिविटी यूपीएससी में आपको ओवरलैपिंग नेचर प्रोवाइड करती है, ज़्यादा आपके क्वेश्चंस ओवरलैप होते हैं, और ऑब्जेक्टिविटी की वजह से नंबर मैथ्स और फिजिक्स जैसे आते हैं। इनफैक्ट कई बार उससे ज़्यादा आते हैं, मैथ्स को शर्माना पड़ता है कि भाई कहने को हम मैथ्स हैं और मार्क्स हमारे एंथ्रो से कम आ रहे हैं। हमारा जो टॉपर है कनिष्क कटारिया, उनके मार्क्स आए 361। एंथ्रो में एक टॉपर नहीं भी है, टॉप 5 टॉप 10 में रैंक जिनकी नहीं भी है, लक्ष्मी नागप्पन जी करके हैं, उनके मार्क्स आ रहे हैं 362। तो ऐसा जुल्म क्यों हमारे साथ हो रहा है भैया, है ना। इतना अवॉर्डिंग कैसे हो गया ऑप्शनल, और अवॉर्डिंग के साथ ओवरलैप भी दे रहा है।
सो यही ब्यूटी है इस सब्जेक्ट की। तो आप में से जो लोग अभी भी सोच रहे हो इस स्टेज पे हो कि क्या ऑप्शनल आपके लिए सही होगा, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज करेंटली स्टडी IQ इज सेलिब्रेटिंग द क्रिसमस डे। 24 से हमारा ये एक क्रिसमस जो ऑफर पीरियड है ये स्टार्ट हो चुका है और 27 तक ये चलेगा। तो अगर आप एनरोल नहीं किए हो और अभी प्लान कर रहे हो आप या सेल्फ प्रिपेयर कर रहे थे, तो इंपॉर्टेंट टाइम है कि आप एनरोल कर लो। हमारे बैचेस इसी वाले टॉपिक से, यानी कि जो आपका थ्योरीज वाला टॉपिक है ना, इवोल्यूशनिज्म जो है यहीं से स्टार्ट हुआ है, और थ्योरीज पे आपकी कमांड बन जाती है तो आप आगे बड़े अच्छे तरीके से एक्सेल करते हो। सो इफ यू हैव नॉट एनरोल्ड और लाइक थिंकिंग ऑफ एनरोलिंग इन फ्यूचर, सो आई थिंक कि ये आपके लिए, अगर आप नियर फ्यूचर में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो ये ज़्यादा बेटर टाइम होगा। आपको एक अर्ली मूवर एडवांटेज मिलेगा आपकी बाकी की प्रिपरेशन के लिए। दूसरे बच्चों से थोड़ा, ज़्यादातर बच्चे मार्च के बाद प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो आप थोड़ा सा उनसे आगे रहोगे और आपकी एंजाइटी कम होगी, बिकॉज आप मिड ऑफ 2025 से पहले ही ख़त्म कर चुके होगे। इनफैक्ट होली के एक आध महीने बाद ही आप ख़त्म कर चुके होगे अपने ऑप्शनल के सिलेबस को। तो बाकी बच्चे जहाँ पर स्ट्रगल कर रहे होंगे दिसंबर तक ख़त्म करके फिर प्रीलिम्स के लिए तैयारी करने के लिए, आपके पास अच्छा खासा समय होगा, तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है। सोच रहे थे अगर आप एनरोलमेंट का, तो दिस इज़ अ गुड, आप कह सकते हो केस। पहला लेक्चर हमारा हो चुका है अभी। आज आप इस वीडियो को देख रहे हो आज या कल, तो क्रिसमस का हॉलीडे का पीरियड चल रहा है और अभी न्यू ईयर का भी हॉलीडे का पीरियड आएगा, तो बहुत बैक आपका नहीं यहाँ पर होने वाला है, लैग नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही ये न्यू ईयर का पीरियड खत्म होगा तो फिर बड़ी तेज़ी से क्लासेस भागेंगी। तो कोशिश कीजिए कि न्यू ईयर से पहले, इनफैक्ट 27 तक ये ऑफर पीरियड है, इसके अंदर भी आप एडमिशन ले लीजिए। करना क्या है, वेबसाइट पे जाना है स्टडी IQ के, ऑप्शनल के कोर्सेज को एक्सप्लोर करना है, एंथ्रोपोलॉजी पे बाय नाउ क्लिक करना है। जब बाय नाउ क्लिक करोगे आप US लाइव का कोड लगा करके आप एडमिशन ले सकते हो। US लाइव से आपको स्टडी IQ के हर एक कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरी गाइडेंस मिल जाती है। फिलहाल जो फी है वो 12,999 है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, पूरा का पूरा कंटेंट जिसमें क्रक्स भी मिल रहा है, लाइव क्लास PPT भी आपको मिल रही है, एंड जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, वैल्यू एडिशन मटेरियल, सारी चीज़ें एक साथ मिल रही है। और ये सब 12,999 में। 27 को 12 बजे के बाद जब आप चेक करोगे, 12/5, 12/1 पे भी आप चेक करोगे, तो ये प्राइस तुरंत बढ़ करके 16,000 के आसपास हो जाएगा। ठीक है ना, और आपकी कुछ क्लासेस भी तब तक मिस हो जाएंगे, एटलीस्ट 1-2 क्लासेस, भले छुट्टी चल रही है अभी, लेकिन 1-2 क्लासेस मिस हो जाएंगी। तो टाइम इज़ एन अपॉर्चुनिटी इस समय बिल्कुल ठीक है। 3 को हमारा बैच क्लोज हो जाएगा, जितनी जल्दी आप एडमिशन ले लो उतना आपके लिए बेहतर है। कोई कन्फ्यूजन रह जाए ऑप्शनल सिलेक्शन को लेकर के, या फिर एनरोलमेंट में अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो, दिक्कत फेस कर रहे हो आप, ये आईडीज़ आपके लिए दी हुई हैं, पॉज कीजिएगा वीडियो को, नोट कीजिएगा, ढूंढिएगा और मुझे सवाल पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी। टेलीग्राम पे सिर्फ आप चीज़ें रिसीव कर सकते हो, भेज कुछ नहीं सकते हो। तो एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह करके टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको प्रीवियस और क्वेश्चंस और काफ़ी मटेरियल मिल जाते हैं, पर यहाँ पर मैसेज नहीं कर सकते हो। मैसेज अगर कुछ करना है, पूछना है, दिक्कत है, इन दोनों आईडीज़ पे रीच आउट कीजिए। और हाँ, नए बच्चों को मैंने कहा कि US लाइव लगाएंगे हर एक कोर्स पे, पर जो बच्चे पहले से स्टडी IQ में एनरोल थे या फिर रह चुके हैं, वो ओल्ड स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता है, जिसके लिए अगेन आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और अपना पूरा नाम मेरी आईडी पे भेज दीजिएगा, किसी भी इधर या इधर आपको कोड पहुंचवा दिया जाएगा। ठीक है, सो आशा करते हैं कि आपसे क्लासेस के अंदर में मिलेंगे इसी बैच में। बस मिस हो जाती है आपसे तो कोई बात नहीं, फिर अगले बैच में मिलेंगे जब भी शुरू होता है, मुझे अभी नहीं पता कब शुरू होगा, या फिर अपने YouTube के अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे।